नमस्ते। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो अभी नेशनल मीडिया में, रीजनल मीडिया में छाया हुआ है, सोशल मीडिया में भी छाया हुआ है। और टॉपिक ये है कि जो पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उस सेशन में जो 5 दिन का सेशन है, उस सेशन में क्या-क्या होने वाला है? क्या अजूबा होने वाला है? क्या नया बिल आने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, उनके ऊपर कोई बिल आने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार बोला है। देश को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बोला है, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में बोला है, और जो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है कुछ महीने के लिए, जब तक इलेक्शन का नोटिफिकेशन रहता है इन फोर्स, तो एक पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। नीदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में, जो भी गवर्नेंस के बारे में कुछ फैसला लेना होता है, कुछ नया डिक्लेरेशन करना होता है, कोई नई प्लानिंग करनी होती है, कोई नया प्रपोजल बनाना होता है, कोई एक्सपेंडिचर का डिक्लेरेशन करना होता है, तो वो नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे महीनों महीनों भर जो स्टेट और केंद्र का जो गवर्नेंस है वो करीब करीब पैरालाइज होकर रहता है, क्योंकि मेजर डिसीजन कोई कोई नहीं हो पाता है, सिर्फ जो डे टू डे वर्क होता है। तो उसके लिए एक वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल है, उसके बारे में कई सारे डिस्कशन हो रहा है। और एक दूसरा चीज जो है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके हो रहा है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो बहुत पहले पार्लियामेंट में आया हुआ है, वाजपेयी जी के टाइम में भी आया था, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी आया था। इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो 2010 में ये पास भी हो गया था राज्यसभा में, लेकिन फिर लोकसभा आया तो पास नहीं हो पाया। बहुत सारे डिफरेंसेस थे। उन्हीं के जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो बनाया था उन लोगों ने, यूपीए, उसमें भी कई सारे डिफरेंसेस थे। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, खासकर जो पार्टीज हु आर डोमिनेटेड बाय सो कॉल्ड मेल लीडर्स, वो इसमें एग्री नहीं हो पाए। और जो बहाना बनाया उन्होंने कि एससी एसटी ओबीसी वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब कई सारी चीजें हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है जो कुछ अभी डिस्कशन में चल रहा है कि जो भारत का जो पुराना नाम है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेफरेंस है इंडिया, दैट इज भारत, मतलब भारत जो असली नाम है उसको रखा जाएगा, और जो रेफरेंस इंडिया लिखा हुआ है वो शायद हटा दिया जाएगा। भारत को केवल भारत के नाम से ही जाना जाएगा, भारत, दैट इज भारत। ये भी एक प्रपोजल है। इसके ऊपर भी कोई अमेंडमेंट आएगा तो प्रीएम्बल में चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट आ सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, ह्यूमन रिजर्वेशन बिल हो गया, वन नेशन वन आई मीन सॉरी जो नेम चेंजिंग का जो हो गया, ये सारे चीज जो है इसके ऊपर अगर भी बिल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो आना ही आना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अगर ये सब बिल पास कराना हो तो। दूसरी तरफ एक और चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जो नया संसद का भवन बना है सेंट्रल विस्ता के अंदर, उसमें जो गृह प्रवेश होना है वो गणेश चतुर्थी के दिन होना है। पहले दिन 18 तारीख को पुराने संसद में लोकसभा राज्यसभा का सेशन बैठेगा, फिर गणेश चतुर्थी को नया सेशन वहाँ पे बैठेगा, तो गृह प्रवेश वहाँ पे होगा। पूजा वगैरह जो था, जो सेंगल का इशू था, वो सब खत्म हो गया है। अभी नया पार्लियामेंट में नया सेशन की तैयारी हो रहा है, तो इसलिए कोई स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इसका एजेंडा अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो G20 का मीटिंग है, और प्रधानमंत्री खुद भी आसियान के मीटिंग में गए हुए हैं, वो आएंगे फिर G20 में शामिल होंगे। G20 के लिए बहुत सारे भरपूर तैयारी किया गया है, और भारत का प्रेसिडेंसी है G20 का, तो भारत इसको फुल्ली सक्सेसफुल बनाना चाहता है। जो भी G20 का कलेक्टिव एजेंडा है उसके ऊपर स्टेटमेंट हो जाए, उसके ऊपर सहमति बन जाए, वर्किंग ग्रुप्स का जो डिस्कशन सारा बार चल रहा है उसके ऊपर कंसेंसस आ जाए, पॉलिसी मेकिंग हो जाए। आप जो ग्रीन डेवलपमेंट का इशू है, एनवायरमेंटल फाइनेंस का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, वर्ल्ड बैंक का, अदर डेवलपमेंट बैंक जो है उनका जो लोन है वो कैसे जो गरीब देश से नहीं चुका पा रहे, ये बहुत सारा इशू है G20 को लेकर। तो अभी इतना सारा डिस्कशन के बीच में हम आज एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये बिल शायद संसद में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल। अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया ये कई बार आ चुका है। कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज दे सिंपली प्ले टू द गैलरी, सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए,
सिर्फ बहानाबाजी करने के लिए किसी न किसी एक्सक्यूज देके, किसी न किसी बहाना देके इस बिल को अपोज करते रहे या फिर पास नहीं कराते रहे। और कई बार ऐसे भी बोला गया कि हमें बताया नहीं गया, हमें टाइम नहीं दिया गया, हम लोग नहीं समझ पाए ठीक से बिल का जो क्लॉजेस हैं, प्रोविजंस हैं, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजो, ऑल पार्टी कंसेंसस चाहिए, ये सब चीज हो गया। क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें 33% रिजर्वेशन का प्रपोजल जो पहले बिल आया था उसमें है। अभी अगर कोई बिल आता है तो वही 33% रहेगा या ज्यादा होगा, इसके बारे में कोई मूलभूत सिद्धांत तय नहीं हुआ है। और जब आएगा बिल तो डिटेल्स में हम देखेंगे। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि जो 33% जो प्रपोजल ऑलरेडी है पुराने बिल में वही नए बिल में भी रहेगा, और उसमें जो SC ST OBC कैटेगरी है, कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पंचायत चुनाव की इलेक्शन में तो है ही है। हम लोग अभी पार्लियामेंट और असेंबली की बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, OBC के लिए नहीं है। और अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आता है तो उसको कास्ट कैटेगरी वाइज कैसे सब कैटेगरी बनाना है उसका, मतलब शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के रिजर्वेशन में उसके अंदर भी वुमेन रिजर्वेशन रहेगा फॉर ST वुमेन, सिमिलरली SC वुमेन। और अगर OBC का कोई प्रपोजल भी आता है तो OBC वुमेन के लिए, क्योंकि OBC रिजर्वेशन तो है नहीं अभी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली के सीट्स में, तो अगर वुमेन के लिए खास करके OBC वुमेन के लिए कोई अगर रिजर्वेशन आता है तो उसका जो प्रारूप होगा, उसके जो डिटेल्स होंगे उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल आता है तो दो चीजों पे हम फोकस करेंगे आज के टॉपिक पे। एक तो है उसका एक पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल ये है, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। सारे पॉलिटिकल, मान लीजिए अगर मेजोरिटी है भी पार्लियामेंट में तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, उनके रिजर्वेशंस होंगे, उनके पॉइंट्स होंगे, उनके कुछ जो मांग होंगी, अगर उसको नहीं पूरा किया गया, उनकी मांगे अगर नहीं सुनी गई तो भी जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वुमेन रिजर्वेशन का वो हमें अचीव करना शायद मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमेशा इस बात पे जोर दिया जाता है कि ऐसे जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना होती है, कोई ऐसा बिल आता है, प्रपोजल आता है, तो ये हमारे समाज के लिए, क्योंकि जो पॉलिटी है वो सिर्फ खाली पॉलिटी नहीं है, उसमें समाज भी है। तो समाज में जो संतुलन है, समाज में जो बैलेंस है, उसको बनाए रखने के लिए और जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, कोई डिससैटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो हम सिर्फ वो जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से नहीं चल सकते कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, जो जेरेमी बेंथम का जो थ्योरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ठीक है कि मेजोरिटी के लेके गवर्नमेंट चलता है, लेकिन जब देश चलता है तो सबको लेना पड़ता है। तो इसलिए जो ह्यूमन रिजर्वेशन बिल है उसके ऊपर कोई कंसेंसस ड्रॉ हो जाए वो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है डेफिनेटली अच्छी नहीं है, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। कंसेंसस तो बनना अच्छा है, लेकिन बिना कंसेंसस बने बिल पास हो सकता है। और अगर छोटी मोटी एक दो पॉलिटिकल पार्टियां ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि हमेशा तो कुछ ना कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, काम नहीं होने देंगे, इसलिए अगर मेजोरिटी बनता है तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी का मन है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है, इतने सारे पॉलिसी बनाए, उसमें वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी ज़्यादा है, हर पॉलिसी के केंद्र में नारी है। तो ये सब जो फोकस है प्रधानमंत्री जी का पहले से रहा है जब से उन्होंने प्रधानमंत्री बना है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये चांसेस ज़्यादा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आ सकता है। तो पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसे मैंने बताया कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो चीज़ है। लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट को पूरा किए बिना, संविधान में जो विधि व्यवस्था है उसको पूरा किए बिना, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसको पूरा किए बिना बिल तो पास नहीं हो सकता। और बिल पास होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेजोरिटी, क्योंकि इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपको वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी
334 आर्टिकल में मेंशन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन के बारे में ऑलरेडी मेंशन है। या तो वही आर्टिकल में 334 में लिख दिया जाए कि देयर शैल बी रिजर्वेशन ऑफ 33% और सम परसेंट फॉर वुमेन, देयर शैल बी रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वुमेन अ सर्टेन प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये तो लिखा जाए। या फिर इसको अगर हम स्पेशली मेंशन करना चाहते हैं तो आर्टिकल 334 के नीचे और एक आर्टिकल जोड़ देंगे, वो हो जाएगा आर्टिकल 334 कैपिटल ए। उसमें हम ये डायरेक्टली सीधा लिख देंगे दिस थिंग कि देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर सर्टेन परसेंटेज फॉर वुमेन इन इंडिया बोथ इन असेंबली एंड इन पार्लियामेंट। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है कि ये सब लिखने के लिए और क्या क्या आर्टिकल में चेंजेस करने पड़ेंगे। आर्टिकल 80 में चेंजेस करने पड़ेंगे जो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है। आर्टिकल 81 में चेंजेस करने पड़ेंगे जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है। आर्टिकल 170 में चेंजेस करने पड़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। आर्टिकल 171 में चेंजेस करने पड़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां जहां पे काउंसिल है वहां पे करना। दो चीजें हमें यहाँ पे देखना है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, लोकसभा का और राज्यसभा, उसी स्ट्रेंथ के अंदर अगर हमें 33 रिजर्वेशन परसेंट रिजर्वेशन वुमेन के लिए करना है और उसको लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ लोकसभा का है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ राज्यसभा का है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ बहुत सारे स्टेट्स में असेंबलीज में जो है, जैसे मान लीजिए उड़ीसा में 147 है, सिमिलरली मान लीजिए दिल्ली में 70 है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट में है उस स्टेट में जो स्ट्रेंथ है, इस सब में रिजर्वेशन देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाएंगे, उस बिल को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविजंस किया हुआ है। पहला प्रोविजन क्या है कि जब हम ये बिल पास कराएंगे तो दो कंडीशन हमको फुलफिल करना पड़ेगा। एक कंडीशन है कि the bill should get, or if the bill is to be passed, then the bill should get majority of the votes of the strength of that house. That means उस हाउस का जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए राज्यसभा का स्ट्रेंथ है 250, तो फुल स्ट्रेंथ जो है उसका मेजॉरिटी, which is otherwise referred to as absolute majority, 50% plus 1 of the total strength of the house. So in that case, the required number becomes 126 because in Rajya Sabha you have 250 posts. 250 सीट है, तो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नंबर है वो 126 बन जाता है। उसके साथ और एक कंडीशन में फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राज्यसभा में अगर 250 सीट है तो उसमें अगर हम मान के चले कि सारे प्रेजेंट हैं, 250 में से 250 प्रेजेंट हैं, और उसमें और एक क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, वोट दे रहे हैं, और मान के चलिए कि सारे वोट दे रहे हैं, क्योंकि इसे इंपोर्टेंट बिल में तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो व्हिप जारी करते हैं, और व्हिप जारी करना मतलब कंपलसरी प्रेजेंस हो गया, और व्हिप में ये लिखा होता है कि बिल के सपोर्ट में वोट देना है, नेगेटिव में वोट देना है। अगर सपोर्ट में देना है तो सपोर्ट में वोट देना पड़ता है, नहीं तो आपका मेंबरशिप चला जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें सारे मेंबर प्रेजेंट होते हैं और वोट भी करते हैं। और हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए 250 मेंबर राज्यसभा के हैं और सारे लोग प्रेजेंट हैं, 250 के 250, और सारे लोगों ने वोट दिया, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दीजिए, सारे लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब 250 वोट राज्यसभा में पड़े, तो बिल के सपोर्ट में कितना वोट पड़ना चाहिए? तो जो सेकंड कंडीशन है वही है कि मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग। 250 के 250 प्रेजेंट थे, 250 ने वोट दिया, तो टोटल वोट हो गया 250, उसका 2/3 मतलब 167 प्लस। तो बिल के सपोर्ट में अगर 167 प्लस वोट पड़ता है, मान लीजिए 175 वोट पड़े,
तो दोनों कंडीशन फुलफिल हुए। 167 का कंडीशन फुलफिल हो गया, 126 कंडीशन फुलफिल हो गया। मान लीजिए बिल के सपोर्ट में 140 वोट पड़े, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया 126, लेकिन 167 वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो बिल कैसे पास होगा? तो जो मेजॉरिटी है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, एनडीए गवर्नमेंट का, और जो ट्रेडिशनल 1 2 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं कई सारे बिलों में, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, और कई सारे बिल हैं जो जनरली ये लोग सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश का वाईआरएस कांग्रेस जगन रेड्डी का, उड़ीसा का बीजू जनता दल हो गया, तो ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मान लीजिए अकाली दल, हो सकता है इसमें वो सपोर्ट कर भी जाए, यद्यपि वो अभी एनडीए में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को, और इसमें शायद करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ जो राज्यसभा में है वो बढ़ के 124, 25, 26 यहाँ तक चला जाएगा। लेकिन फिर 167 कहाँ से आएगा? 167 में ये प्रिजम्पशन लेके लिया है कि सारे प्रेजेंट हैं और सारे वोट दे रहे हैं। मान लीजिए 10 लोग नहीं भी आए, मान लीजिए 220 लोग आए, 250 में से 220 लोग आए, ठीक है, और 210 लोगों ने वोट दिया, तो इसका मतलब टोटल वोट पड़ा 210। सो 210 का फिर 2/3 कितना हो गया? 140। तो इसका मतलब 140 चाहिए और इधर 126 चाहिए। तो अगर 140 या 141 या 142 वोट पड़ता है तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, 140 का हो गया, 126 का हो गया। लेकिन अगर 135 वोट पड़ता है तो वो 140 का नहीं हो पाया। तो वो जो 140 या 167 जो मैंने नंबर बताया वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना प्रेजेंट है, कितना वोट दे रहे हैं, उसका 2/3। तो मैं एक एग्जाम्पल लिया, तो वही एग्जाम्पल अगर हम रिपीट करेंगे लोकसभा में, तो फिर लोकसभा में वही 543 सीट्स हो गए, उसी हिसाब से मेजॉरिटी कैलकुलेशन होगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो 273 होता है। उसके बाद फिर वो ही 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो देखा जाएगा कितने प्रेजेंट है, कितने वोट दे रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर बनेगा। लेकिन जो भी नंबर बनेगा वो एटलीस्ट अभी तो एनडीए के पास वो मेजॉरिटी नहीं है। और जो ट्रेडिशनल 1 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एनडीए को जनरली सपोर्ट करते हैं, वो शायद सपोर्ट कर भी ले तभी नहीं बनेगा। तो जो अमेंडमेंट के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो तो एनडीए गवर्नमेंट के पास नहीं है, अभी नहीं है। और अभी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है, जो INDIA जो डॉट 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 गठबंधन बना है और वो मोदी जी को हराना चाहते हैं, फिर कई सारे टॉपिक है, इसके ऊपर पोलराइजेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी ये जो भारत और इंडिया वाला लफड़ा चल रहा है कि भारत नाम सिर्फ रहेगा, इंडिया को हटा दिया जाएगा, उसमें कितना लॉजिक है, कितना मेरिट है, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो टॉपिक पे तो पोलराइजेशन पूरा दिखता है। और फिर वो जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन महोदय, उनका जो बेटा है वो कुछ इधर बकवास कर गया है और उसके वजह से भी कई सारे प्रॉब्लम्स बन गया है, बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गया है। जो इंडिया डॉट अलायंस जो होता है, उनके भी कई सारे लीडर्स हैं, दे आर रनिंग फॉर कवर, क्योंकि उसमें फिर उन्होंने बता दिया कि सनातन को खत्म करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्म इज रिक्वायर्ड, ऐसा ऐसा कुछ बोल गए वो लोग। तो पॉलिटी जो है वो हाईली पोलराइज ऐसे भी दिखता है। तो मेरा जो इस टॉपिक पे कहना है कि अभी के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वुमेन रिजर्वेशन के लिए, वो मेजॉरिटी तो नहीं है एनडीए के पास। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बिल आए और जो जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोज करेंगे, चाहे कुछ भी बहाना बनाए, हमें बताया नहीं गया, टाइम नहीं देगा, इतने टाइम क्या, वो तो सालों से पढ़ा है वो बिल, जिसको माइंड में करना है वो तो कर सकता है। तो फिर वही बात हो गई कि वो फिर एक्सक्यूज ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई सारे बहाना बनाएंगे और पास नहीं करने देंगे। अगर नहीं करने देंगे तो फिर वो बीजेपी को एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए मिल जाएगा। दे वुड हैव अ चांस टू स्कोर अ पॉलिटिकल पॉइंट एंड दे वुड से टू द voters, see, particularly women voters, see that we wanted to pass this bill for you only, for your reservation, to empower you, etc etc, but look at these political parties, they didn't support us. तो एक एडवांटेज बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा शायद बीजेपी सोच सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, वो तो डिपेंड करेगा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन इनको लगता है कि शायद मिल जाएगा। तो
ये भी एक हो सकता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, वोटर के पास जाने के लिए एक मैसेज लेके, वुमेन वोटर के पास जाने के लिए एक मैसेज लेके कि हम तो आपके लिए बिल लेके आए थे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं की और ये आपके विरोधी हैं, महिला विरोधी इनका चेहरा है, इनको देखिए, ऐसा बीजेपी बोल सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी के जो रवैये हैं और प्रधानमंत्री जी जैसे काम करते हैं, जैसे सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज जो करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो डिवीजन ऑफ माइंड हुआ है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है, उसको देख के ये बिल क्या आएगा, क्योंकि मेजोरिटी भी तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आएगा, 100% आएगा, लेकिन मुझे फिर भी डाउट हो रहा है कि कैसे आएगा। और जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों चाहेंगे कि बीजेपी इसका श्रेय ले जाए कि हम लोग बिल लाए थे, पास नहीं कर पाए, और ये लोग लाए थे और कर लिए, और प्रधानमंत्री जो तो पॉलिटिकल माइलेज ले जाएंगे, बीजेपी को इलेक्शन के लिए एडवांटेज हो जाएगा, तो हम क्यों सपोर्ट करें, ये वो लोग भी सोच सकते हैं। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में अभी तो कंसेंसस लाना बड़ा मुश्किल है। लास्ट कंसेंसस जो हुआ था वो जीएसटी बिल के टाइम में हुआ था, और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट किए थे वो भी उसके खिलाफ बोलने लगे। ऐसा है इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप। तो ये जो मैंने बताया, इसके बाद और एक क्राइटेरिया है जिसको कि हम लोगों को ठीक तरह से समझना चाहिए, खासकर कि स्टूडेंट्स who are preparing for various kinds of competitive examination, उनके लिए ये क्लैरिटी की तो बहुत जरूरत है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले बताया, अभी और एक क्लैरिटी दे रहा हूँ, और एक पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 368 में जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या क्या मेजोरिटी चाहिए, उसमें क्लॉज 2 में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं जिसको अगर चेंज करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए बिल आता है, सिर्फ वही प्रोविजन, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, अमेंडिंग 7th शेड्यूल, कई सारे प्रोविजंस हैं। तो अगर यही प्रोविजन में चेंजेस करना है तो फिर और एक मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगा। 368 आर्टिकल क्लॉज 2 प्रोवाइजो बी, इसमें लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। तो स्टेट्स में जो लोकसभा राज्यसभा मेंबर है या सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन वही है पार्लियामेंट में। उसको अगर चेंजेस करना है, उसमें चेंजेस होगा अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आता है तो उसमें अगर चेंजेस करना है तो फिर और एक मेजोरिटी की जरूरत है कि वो बिल को स्टेट्स को भेजा जाएगा, कम से कम हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मान लीजिए 29 है, तो हाफ मतलब 15, एटलीस्ट 15 स्टेट जो हैं वो उस बिल को अपने अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके उस बिल के फेवर में जब देंगे तो वो कंडीशन फुलफिल होगा। फिर उसके साथ जो मैंने बताया पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग, और ईच हाउस में दो कंडीशन, मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ईच हाउस में अलग अलग, राज्यसभा में अलग और लोकसभा में अलग। तो ये तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो 3 कंडीशन हो गए। उसके बाद भी एक पेचीदगी है, एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि आर्टिकल 82 में लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एडजस्टमेंट होगा, वो जो सेंसस हमारा होता है हर 10 साल में एक बार काउंट होता है ना सेंसस। लास्ट सेंसस जो है 2021 में काउंट नहीं हो पाया कोविड की वजह से। कोविड तो कब का चला गया, लेकिन सेंसस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है क्योंकि सेंसस का काम पूरा भी नहीं हुआ था। तो 82 में एक रिक्वायरमेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एडजस्टमेंट करना है सेंसस का डाटा आने के बाद, जो जनरल इलेक्शन होगा उसके लिए, मान लीजिए 21 का सेंसस का डाटा अगर आ गया होता तो 24 में जो इलेक्शन है उसका एडजस्टमेंट होता, कॉन्स्टिट्यूएंसी एडजस्टमेंट होता। लेकिन उसमें हमने एक अमेंडमेंट बैठाया हुआ है, उसको करेक्शन करके। अमेंडमेंट क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एडजस्टमेंट होगा उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है
कि वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, हर आदमी का एक वोट का अधिकार है, और जहां तक पॉसिबल है सारे वोट का कीमत या वेटेज जो वैल्यू है वो लगभग सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में 10 लाख लोग हैं, उनका एक एमपी है ऑब्वियसली, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बी में अगर 20 लाख लोग हैं और उनका एक एमपी है, तो जो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं इनका वोट का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि बी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख लोग एक आदमी को चुनते हैं और ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग एक आदमी को चुनते हैं, तो ये 10 लाख लोगों का वोट का वैल्यू जो है बढ़ गया इन कंपैरिजन टू कॉन्स्टिट्यूएंसी बी वोटर्स। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिर ए और बी को मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होता है, 30 लाख लोग हो गए, फिर उनका ए से डिवाइड करेंगे लगभग 15-15 लाख, ताकि ए में 15 लाख लोग एक एमपी चुने और बी में 15 लाख लोग एक एमपी चुने, तो फिर वोट का वैल्यू जो है एज फार एज पॉसिबल, इतना एग्जैक्टली तो नहीं होगा लेकिन एज फार एज पॉसिबल ये समान हो जाएगा। ये एक जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, वेरी बेसिक प्रिंसिपल, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े कंट्री जैसे इंडिया होता है तो उसमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जो जो स्टेट्स का पॉपुलेशन जल्दी बढ़ता है उनका नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए पूरा देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। मान लीजिए अभी 1 बिलियन वोटर्स है, 100 करोड़ वोटर्स है, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, फिर हमें क्या करना है, 543 मान लीजिए लोकसभा में भेजना है, 543, तो पूरा देश को फिर हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करेंगे, ऐसे देखें कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम लोग रहे, मान लीजिए 10-10 लाख या 12-12 लाख या 14-14 लाख, तो उससे क्या होगा, जो स्टेट्स का पॉपुलेशन लास्ट 10, 15, 20, 25 साल से ज्यादा बड़ा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, तो उनका सीट घट जाएगा। मान लीजिए तमिलनाडु में 39 सीट है, वो कम हो गया 32 हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में 80 है, वो बढ़ के शायद 90 हो जाएगा, तो वो जो स्टेट्स है फिर उनका नुकसान हुआ, तो वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, करेंगे भी, करना भी चाहिए। और इसी कंप्लेन की वजह से एक अमेंडमेंट बैठाया गया था 82 आर्टिकल के ऊपर, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, उसमें ये बैठाया गया था कि ये जो एडजस्टमेंट है जो मैंने बताया वैल्यू एडजस्ट करने के लिए, अक्रॉस द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट करने के लिए, वो 2026 तक बैन है। कब होगा, 2026 के बाद जो सेंसस आएगा, प्रिफरेबली 2031 सेंसस, उसके बाद का जो जनरल इलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए 26 में हो रहा है, फिर 29 में होगा, फिर 29 के बाद 34 में होगा, तो 26 के बाद जो इलेक्शन है कौन सा है, 29, लेकिन 29 में जो 2021 का अगर सेंसस आ गया होगा तो उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि 26 तक तो बैन है। तो अगर 26 तक बैन है तो उसको अगर हटाना भी चाहेंगे हम उस बैन को, तो फिर वही बात होगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और फिर वो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो राजी नहीं होंगे, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, केओस होगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड होगा। और अगर वही अमेंडमेंट है तो अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लाते हैं तो जैसे पहले बात होता था कि सीट को बढ़ाएंगे फिर 33% देंगे, क्योंकि जो मेल मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो मेल एमपीज हैं, उनका सीट खतरे में नहीं आना चाहिए, ये एक्सक्यूज दिया जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सीट बढ़ा देंगे, वो सेफ हो जाएंगे, फिर हम वुमेन 33 रिजर्वेशन देंगे तो वो लोग अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो मेल फीमेल डिवाइड हो जाएगा। पॉलिटिक्स में बहुत सारा डिवाइड तो ऑलरेडी है, कास्ट का, कलर का, रिलीजियन का, बहुत सारा डिवाइड है, रिच को डिवाइड है, फिर और एक डिवाइड बन जाएगा मेल एंड फीमेल। उससे बचने के लिए ये सोचा गया है कि लोकसभा की सीट बढ़ा देंगे, राज्यसभा की सीट बढ़ा देंगे, और उसी हिसाब से हमने संसद जो नया बना है, बड़ा सीट, आई मीन बड़ा लोकसभा राज्यसभा का फ्लोर बना है, उसमें ज्यादा सीट दिए हैं। वो इसी बात को सामने रख के कि जब मेंबर बढ़ेगा तो वो लोग कहाँ बैठेंगे, फिर क्योंकि हम नया संसद बनाने तो उसको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन वो बढ़ाने के लिए अगर सीट बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर तो 2026 तक बैन है, बैन हटाना चाहेंगे तो फिर
बहुत सारे स्टेट्स कंप्लेन करेंगे। और अभी वैसे भी 2021 का सेंसस भी का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, अगर बिल ऐसा आता है ह्यूमन रिजर्वेशन बिल, तो जो एग्जिस्टिंग सेटअप जो है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, लोकसभा का और स्टेट असेंबली का, उसमें हम रिजर्वेशन दे देंगे। जैसे अभी एससी रिजर्वेशन है वैसे ही ह्यूमन रिजर्वेशन दे देंगे। लीगली इतना सोचा जा सकता है कि दे सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, जो स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो अफेक्टेड नहीं होगा। जैसे मान ले उड़ीसा का 21 का, वो 21 का 21 रहेगा लोकसभा में, तमिलनाडु का 39 है, 39 का 39 रहेगा, उत्तर प्रदेश का 80 का 80 रहेगा। उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर 21 में से 33%, मान लीजिए 33% रिजर्वेशन आता है तो 21 में से 33%, 7 वुमेन मेंबर्स सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, ये हो जाएगा। ये करने के लिए क्या होगा, हमें जो 368 आर्टिकल है उसका जो क्लॉज 2 प्रोवाइड, जो बी का मैंने बताया, जो बिल को स्टेट से भेजना चाहिए उनका सपोर्ट के लिए या उनके असेंबली से पास होने के लिए, जैसे मैंने बताया हाफ ऑफ द स्टेट्स नॉट इज डन, तो इस केस में 15, वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट अफेक्टेड नहीं हो रहा है। उनका जो स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ रहेगा और उसको रख के हम रिजर्वेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ के अंदर हम 33% या जो भी परसेंटेज है रिजर्वेशन देंगे। उससे क्या होगा, बहुत सारे मेल मेंबर का तो पता कटेगा ही कटेगा और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका तो डोमिनेंट जो स्ट्रक्चर है, मोडस ऑपरेंडाई है वोट लेने का, वो कास्ट बेस्ड है, तो कास्ट डोमिनेंट भी हो जाता है, मेल फीमेल उसी पार्टी को वोट करेंगे, तो वो अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को अपोज करते हैं तो भी उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को लेकर के खासकर लीगल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो है ही है, लीगल प्रॉब्लम है, उसको लेकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा नहीं आएगा उसके बारे में मेरे को भी कंफ्यूजन है। मुझे लग रहा है कैसे आएगा तो फिर कैसे होगा, तो ये सब कंफ्यूजन है। देखते हैं क्या होता है। पार्लियामेंट सेशन जब बुलाया गया है तो सर्कुलेट भी होगा उसका एजेंडा, तो जब एजेंडा सर्कुलेट होगा मुझे लग रहा है G20 की मीटिंग के बाद होगा, तो फिर हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए ये हमारा नया चैनल है, आप लोगों को विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और आपका जो कमेंट है वो जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं हमारे वीडियो के बारे में। कोई अगर सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई लीगल पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा पता है, वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।